अल्मोड़ा में समाधान शिविर का आयोजन, अधिकांश समस्याओं का किया गया निस्तारण। सीएम धामी कर रहे हैं जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का पौड़ी दौरा, पत्रकारों से दूर विकास योजनाओं की बैठक की। ऋषिकेश में जल्द शुरू होगा ओबीसी का सर्वेक्षण, आगामी निकाय चुनाव को लेकर होगा सर्वेक्षण, ओबीसी अध्यक्ष ने ली बैठक। पुराने वाहनों को लेकर एआरटीओ सतर्क, यान अधिनियम में किए गए बदलाव, नहीं चल पाएंगे 15 साल पुराने वाहन। देहरादून डीएम ने की ई इन्विटेशन की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर जिलाधिकारी की नजर। नमस्कार, ओमकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है और एक नई पहल की है, जिसकी वजह से लोग दर दर की ठोकरें खाने से बच रहे हैं और लोगों को काफी आसानी से हो रही है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा में विद्युत वितरण खंड की ओर से विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 दर्जन से अधिक लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। अधिकांश समस्या का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीओ संतोष अग्रवाल ने बताया कि जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं किया जा सका है, 3 दिन के अंदर उनका निस्तारण किया जाएगा। सीएम की पहल के बाद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके और जो भी परेशानी है उनका समाधान निकाला जा सके। इसी के चलते शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं और अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत विद्युत संबंधी समस्याओं के त्वरित सरलीकरण निस्तारण के संबंध में आज शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया था। सुबह 11 बजे से शिविर का समय था। आज हमारे पास में 30 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि बिल न मिलने से समस्याएं थीं, 2 समस्याएं बिल न मिलने से थीं, बिल सुधार की समस्याएं थीं, पोल टेढ़े होने की समस्याएं थीं और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी पहुंचे। रावत ने इस दौरान मीडिया से दूरी बनाई। रावत ने इस दौरान विकास कार्यों को लेकर बैठक की। इस बैठक के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर पत्रकारों ने कई सवाल खड़े किए। दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सहकारिता और कृषि विभाग की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे थे, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही बीच बैठक में धन सिंह रावत ने पत्रकारों को बैठक से बाहर जाने को कह दिया। ऐसे में बैठक में क्या कुछ गुपचुप चर्चा हुई, इसकी जानकारी पत्रकारों को भी नहीं दी गई। धन सिंह की गुपचुप बैठक से इस बैठक पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यालय पौड़ी के पत्रकारों ने कहा कि धन सिंह को ऐसी क्या चर्चा अधिकारियों से करनी थी जो कि पत्रकारों को नहीं बताई जा सकती थी। पत्रकारों से उन्होंने जो दूरी बना ली है। लगातार इस बैठक को लेकर पत्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बीच बैठक में पत्रकारों को एक बैठक से बाहर कर दिया गया और अपनी चर्चा का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया गया, जिसको लेकर पत्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकारियों से चर्चा इस दौरान रावत ने की है और क्या कुछ इस दौरान चर्चा की है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। होती है बैठकों से मीडिया को बाहर कर देना, ये तो फिर दाल में कुछ काला वाली बात नजर आती है। इस तरह की जो अगर कार्यप्रणाली रहेगी तो निश्चित तौर पे ये संदेह के घेरे में है। मंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि जो सार्वजनिक बैठकें होती हैं, विकास कार्यों से संबंधित बैठकें होती हैं, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी विधानसभा की जनता को ये हक है जानने का कि आप किस तरह से किन निर्देशों को दे रहे हैं, समय पे वे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर वो अपनी समीक्षा बैठक लेते हैं, कभी कोई बैठक लेते हैं तो पहले वो देखते हैं कि आसपास कोई मीडिया कर्मी तो नहीं है।
यदि मीडिया कर्मी होते हैं तो उनको बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी बैठक को शुरू करते हैं। जब इतना ही डर है मीडिया से तो फिर ये औपचारिकता किस लिए, अपने सूचना विभाग को बुलाएं, उनसे खबर करें और वो दे दिए। मीडिया को पहले ही बता दिया जाए कि हमारी किसी भी बैठक में मीडिया को नॉट अलाउड है। मीडिया को बैठने के बावजूद उन्हें बाहर निकालना, ये तो सरासर हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो कैसे अपनी बैठकों में क्या छुपाना चाहते हैं, क्या अधिकारियों से करवाना चाहते हैं। ये तो उनकी भविष्य की गर्भ में है। पर जिस तरीके से मीडिया कर्मियों से ये कहा जाता है कि आप बाहर जाइए और बाद में आपको आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ऋषिकेश मुनि की रेती, तपोवन और नरेंद्र नगर क्षेत्र में जल्द ही ओबीसी कोटे का सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। ये सर्वेक्षण पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश देते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष का दावा है कि जून 2023 तक सर्वेक्षण का कार्य पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। बैठक में नरेंद्र नगर निकाय से प्रतिनिधियों और अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आयोग के अध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया है कि नरेंद्र नगर से कोई भी अधिकारी और प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसके लिए शहरी विकास विभाग के सहायक निदेशक को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आयोग ने भी निकाय अधिकारी से जवाब मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। हमारे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको जागरूक किया जाए ताकि एक आंकड़े जो है सही तरीके से आ सके, ओबीसी के आंकड़े आ सके और तदनुसार जो रिकमेंडेशन आएगी वो राज्य सरकार को हम देंगे। और कई प्रकार के सुझाव यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों का हमने अपने रिपोर्ट में संकलन कर लिया है। एक सुझाव ये आया है मुख्यतः कि जो यहाँ नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हैं वो चक्राता क्षेत्र के लोग हैं या प्रताप नगर क्षेत्र के लोग हैं या कई और के हैं, ओबीसी में आते हैं। आज जो बैठक हुई है ये जो नगर पालिका में जो ओबीसी का रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व है तय करना है, उसके लिए जन सुनवाई। हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सरकारी विभागों में लगे पुराने वाहन 1 अप्रैल से नहीं चल पाएंगे। मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एआरटीओ संदीप सैनी के अनुसार 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वाहन राज्य सरकार या संघ या राज्य के क्षेत्र के सरकारी वाहन, इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभी वाहन 15 साल से पुराने, उनका नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा आरटीओ विभाग द्वारा स्कूलों की गाड़ियों की फिटनेस और जीपीएस लगाए जाने पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। आरटीओ संदीप सैनी ने कहा कि समय समय पर विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। इसके अलावा फिटनेस और रिन्यूअल के समय भी इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि स्कूल की बस में जीपीएस लगा है या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जियो जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर, जिस भी उपक्रम के हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है निरस्त माने जाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन और संचालन जो है बंद माना जाएगा। सर, बात करी जाए स्कूल बसों में जीपीएस को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी भी कुछ स्कूल की बसों में जीपीएस नहीं लगाया जा रहा है, क्या है? नहीं, इसमें स्कूल बसों में माननीय हाईकोर्ट द्वारा आदेश किया गया था कि सभी स्कूल बसों में जीपीएस लगेगा। तो हमारे यहाँ फिटनेस के टाइम पे भी ये देखा जाता है और परमिट रिन्यूअल के टाइम पे भी देखा जाता है कौन सी गाड़ी में जीपीएस है या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा जियो जारी कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सरकारी वाहन हैं स्टेट के अंदर, जिस भी उपक्रम के हैं, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा और स्वतः ही वो जो है। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका गणतंत्र दिवस के मौके पर शासन प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा अगर बात यातायात की करें तो ट्रैफिक यातायात ने कहा है कि मसूरी में जाने वाले पर्यटकों को शहर के अंदर आने की वजह जीएमएस रोड बाईपास से मसूरी के लिए रवाना होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में कहीं मैराथन भी होना है, जिसको देखते हुए शहर भर में ट्रैफिक को कन्वर्ट किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह पर लगातार देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, परेड की भी तैयारियां लगातार जारी हैं। हमारे इनविटेशन भी
फाइनल हो चुकी हैं। हमने ई इनविटेशन की इस बार व्यवस्था की है, जिसके द्वारा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ परेड देखने के लिए भी पोर्टल ओपन किया है, जिसमें लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी आपको उत्तराखंड की झांकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग शामिल है। साथ ही जौनसार कुमाऊं की झलकियां भी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिलेंगी। जी, हमारी संस्कृति से रिलेटिव हम हमेशा डांस, सिंगिंग सब कुछ करते हैं और बेसिकली हम सभी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी अलग-अलग जिले से हैं। तो यहाँ पे अभी 26 तारीख का जो प्रोग्राम होने वाला है वो भी हमारी संस्कृति से रिलेटिव है और फोक सॉन्ग एक हमने तैयार किया है और वो आपको 26 तारीख को ही देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम लोग सारे ही उत्तराखंड के सारे ही डांस करते हैं ना, जिसमें जैसे कुमाऊँ, जौनसारी ये सारे करते हैं। हम लोग संस्कृति विभाग से हैं। वैसे जो हम लोग अभी यहाँ डांस कर रहे हैं वो हम लोग एक कौथिक सॉन्ग कर रहे हैं। मतलब ये चमोली का एक सॉन्ग है, इसे झोड़ा भी कहते हैं और मतलब कौथिक सॉन्ग है। इसमें लड़का लड़की की मतलब विशेषताएं बता रहा है, उसे मेले में जाने के लिए उत्सुक मतलब वो कर रहा है, उत्सुकता में मतलब दोनों बहुत खुश हैं। मेले में जाने की बातें हो रही हैं कि मेले में चलो, ऐसे ऐसे कपड़े पहनो, इस तरीके से मतलब एक गीत के द्वारा ये डांस को हम लोग वो कर रहे हैं। 26 जनवरी को लेके जो यातायात है, चूँकि ये हॉलीडे है तो मसूरी को लेके जो लोग घूमने आएंगे उसमें हम कुछ आशंका कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। उसमें वहीं GMS रोड से वाहनों को बाईपास के थ्रू मसूरी भेजा जाएगा ताकि शहर बचा रहे। दूसरा, बहुत सारे मैराथन इवेंट्स 26 जनवरी की सुबह में प्लान किए गए। हर एक मैराथन इवेंट और रूट की हमने मैपिंग कर रखी है और जगह जगह पे वैसे ड्यूटी आज लगाई जाएगी। जो स्टेट लेवल हमारा प्रोग्राम होगा वो भव्य दिव्य। देहरादून पुलिस अब स्टंट दिखाते और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर वीडियो बनाने वालों पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। हाल ही में यातायात पुलिस द्वारा 950 सीसी इंजन की कावासाकी गाड़ी को सीज कर दिया गया। गाड़ी पर लगभग 3 लाख का चालान किया गया। आपको बता दें, तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वीडियो बनाते इस युवक की धरपकड़ पुलिस द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई वीडियो के आधार पर की गई है। पुलिस द्वारा फर्जी अकाउंट बनाकर ऐसे कई लोगों के सोशल मीडिया चैनलों को सब्सक्राइब किया गया है, जो इस तरह की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। इस मामले पर यातायात पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया है कि तेज रफ्तार के शौकीन लोग अक्सर महंगे बाइकें रखना पसंद करते हैं, जिनमें से कई 20 से 25 लाख के आसपास होती है और कई बार चालान होने के बावजूद भी इन रईसजादों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए अब पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रही है और महंगे दावों पर चालानी कार्रवाई करेगी। इसमें देखा गया कि जैसे अगर MU एक्ट में हम कार्रवाई करते हैं तो वो चलनों तक ही सीमित रहती है और चूंकि ये बाइक जो रैश ड्राइविंग में हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, इसमें लगभग 20 लाख 25 लाख की बाइक रहती है, तो 1000-2000 के चालान से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी में हम कुछ लीगल बेसिस ढूंढ रहे थे जिसमें हम सख्त कार्रवाई कर सके। तो 2 अच्छे ऑप्शन हमारे पास आए। जो हमने कल कार्रवाई की थी वो 107-16 जो हम CRPC के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई करती है वो हमने शुरू की है। तो सोशल मीडिया यातायात पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा लगभग 12 लोगों को हमने फर्स्ट स्टेज में। जोशीमठ इस वक्त भूधसाव की जद में है, जिस कारण दर्जनों परिवार जोशीमठ के बेघर हो चुके हैं। इसी के चलते पीड़ित परिवारों को फिलहाल राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया। जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के लिए सरकार आजकल प्री फैब्रिक हट का निर्माण कर रही है, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन ढाक गांव के स्थानीय लोगों ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया। वहीं ढाक गांव के स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि हम जोशीमठ के लोगों के साथ हर पल तैयार है, लेकिन ढाक गांव भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ आए दिन दरारों का आना जारी है, जिस कारण गांव को भी खतरा बना हुआ है और यदि भविष्य में गांव जोशीमठ की तरह हालात तो गांव में देखने को मिलते हैं तो आने वाले दिनों में ढाक गांव के लिए उस वक्त दिक्कत आ सकती है। ढाक गांव के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि NTPC पर जब उनके पास जमीन खरीदने के लिए पहुंची थी जब NTPC, उस वक्त NTPC ने स्थानीय ग्रामीणों से कई वादे किए। ग्रामीणों का कहना है कि NTPC ने उनकी भूमि में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं की बात की, लेकिन आज तक NTPC ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इसलिए हम लोगों ने अपनी भूमि NTPC को दी थी ताकि गाँव में सुख समृद्धि बनी रहे। तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस दौरान लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से और NTPC सवालों के घेरे में खड़ी है। ये हमारे ग्रामवासी हैं और ये महिलाएं यहाँ पे बहुत ही आक्रोश हैं
और ये इनकी मांग है कि ये यहाँ पे इसलिए इन्हें ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम हो रहा है, क्या प्रशासन ने यहाँ आए हमको पूछा, हम किस हिसाब से ये काम हो रहा है, क्या कल को यहाँ पे क्या बनेगा क्या नहीं, हमें क्या पता है। हमें पूछना चाहिए था कि ये काम हो रहा है किस लिए हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, हमारी ज़मीन है, हमें पूछना चाहिए था। और ये बहुत आक्रोश में है। और हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ हम कुछ बना रहे हैं। एनटीपीसी की ज़मीन है, पहले ढाक वालों से खरीद रखी है, कोई बात नहीं, हमारे गांव की ज़मीन है वो। और उसी टर्नल की वजह से यहाँ से नीचे से टर्नल जा रहा, उसी टर्नल की वजह से हर तीसरे घर में दरारें हैं। आज तक शासन प्रशासन कोई नहीं आया देखने। उनका फर्ज होता था, यहाँ से भी टर्नल जा रही है, हर घरों में दरारें हैं, फिर क्यों वो प्रवासियों को यहाँ बसा रहे हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, इस आपदा की घड़ी में हम उनके साथ हैं। से हैं और हम लोग भी यहाँ पे प्रभावित हैं। हमारे गांव के नीचे से टनल है, कल के दिन यही दशा जोशीमठ की दशा अगर यहाँ हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आप हमारी ज़मीन पे दूसरे लोग को बसा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। आप लोगों को अगर यहाँ पे किसी को बसाना था या कुछ काम करवाना था, पहले गाँव में एक आम बैठक करवाते, उसके भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चांचक गांव में 600 वर्ग मीटर सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस गांव में गागलहेड़ी रोड से अंदर गांव तक मुख्य मार्ग बहुत ज्यादा खराब हालत में था, जिसका प्रस्ताव उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार को दिया गया था। उनके द्वारा 100 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क को स्वीकृत किया था और आगे की सड़क वो विधायक निधि से बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में और भी बहुत बड़े बड़े कार्य होने हैं, जिसके लिए वो प्रयासरत है, बहुत जल्द उनको पूरा कराया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। में हमारी जिला योजना से एक सड़क स्वीकृत कराई थी। ये 100 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी सड़क है, जिसमें थोड़ा सा और गाँव वालों की मांग पर इस सड़क की चौड़ाई को और बढ़ाया गया। लगभग 2-2.5 मीटर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम किया गया है। हालांकि गांव वाले ज़्यादा लंबी सड़क की बात कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि 100 मीटर यहाँ से लेंगे, इससे आगे 100-150 मीटर में अपनी विधायक निधि से अभी इसके तुरंत बाद प्रस्ताव भिजवा करके ऐसे करवाने का काम करूँगी। विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विकास के लिए हम तत्पर हैं। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में काशीपुर निवासी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया है कि डोटियाल चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से 22 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 3,37,500 रुपया की जा रही है। दोनों अभियुक्त उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी सीज किए। एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी सराय खेत, ईकू खेत और गाजर गांव के आसपास के क्षेत्र में गांजा इकट्ठा कर काशीपुर बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। इसी मौके पर एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल संजू कुमार, मनमोहन सिंह, भूपेंद्र पाल, मदन सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। उन्होंने चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। किसान यूनियन लठैत के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के बाद भाजपा के रुड़की जिलाध्यक्ष शुभाराम प्रजापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका कोई जमीनी विवाद नहीं है और न ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनसे किसी तरह की कोई बदतमीजी की। उन्होंने बताया कि उन्हें सब बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। शुभाराम प्रजापति ने यह भी कहा कि जब से वो जिलाध्यक्ष बने हैं तब से कुछ ही लोग उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, मेरी ही जमीन कब्जा रहे हैं और मेरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा काम हो गया, उल्टा कुछ कोतवाल को डांटे, मेरी ही ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं, उल्टा मुझे ही कब्जा रहे हैं। मेरा उस प्लॉट में कोई ईंट हो, पत्थर हो, कुछ हो तो बताएं, पुलिस बता देगी, एसडीएम बता देंगे वहाँ कब्जा कौन कर रहा है। इनके बताने से तो मैं ऐसा नहीं, तो कुल मिला के इन्हें पहली बात तो जो ये लोग हैं इनका कोई प्लॉट हो वहाँ पे, जो इनके साथ है इनका कोई प्लॉट हो, प्लॉट के मालिक को वहाँ खड़ा करो। जो भी एसडीएम हो, पटवारी हो, शहर का जेन्युइन व्यक्ति हो, अगर उसकी बता दे तो मेरी तरफ से तो जो उधम
सिंह नगर जिले के किक्षा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। पति से नाराज पत्नी के कई महीनों से मायके में रहने से गुस्साए पति ने चाकू से वार कर पत्नी को घायल कर दिया। इलाज के दौरान पत्नी की हल्द्वानी में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। किक्षा कोतवाली अंतर्गत गोकुल नगर निवासी सद्दीक मियां ने अपनी पुत्री फरजाना का निकाह 30 दिसंबर 2019 को किक्षा के बंडिया निवासी रिजवान के साथ किया था। आरोप है कि पति रिजवान नशा करके पत्नी फरजाना के साथ आए दिन गाली गलौज कर मारपीट करता था। मारपीट किए जाने से नाराज होकर फरजाना अपने मायके चली गई। फरजाना करीब 5 महीने से पुत्रों के साथ मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि रिजवान लगातार फरजाना पर ससुराल आने का दबाव बना रहा था और वापस न जाने से फरजाना के आक्रोशित रिजवान गोकुल नगर ने अपने ससुराल पहुंचा और फरजाना के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। किक्षा पुलिस ने रिजवाना के भाई सद्दाम की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। एक फरजाना महिला आई थी और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस था। शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, गले में, पेट में। महिला की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो क्या चाकू लगा था? क्लियर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी धारदार हथियार से? धारदार हथियार से लग रहा था, छोटे से लगाई गई। तो क्या किया उनका? उनको फर्स्ट एड दिया गया और सीरियसली मैंने इसको ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी के निकट सरे राह एक बालक से दुष्कर्म की सूचना पर हंगामा हो गया। लोगों ने बालक से कथित कुकर्म करने वाले युवक को पकड़कर पीट डाला। हंगामा हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह आरोपी युवक को लोगों से छुड़ाया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। शिकायत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल मामले में कोई कानूनी कार्रवाई भी तक नहीं की गई है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि बालक से कुकर्म और हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अभी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत भी पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।